तो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल ने इंटरनेट के आधुनिकीकरण को संभव बनाया है। इस तरह के प्रोटोकॉल यूजर के बिना यह जाने बगैर कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। यानी आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट है और आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी ब्राउजर पर हैं, तो ये मान के चलो कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा है। अब आपको इसका आभास नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं और अपना काम वहाँ पे जो भी आपको करना होता है, पढ़ना होता है, वो आप देखते हैं, बट इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो इसके पीछे कई सारे प्रोटोकॉल हैं जो काम करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ने इंटरनेट के आधुनिकीकरण को संभव बनाया है। इस तरह के प्रोटोकॉल यूजर के बिना या जाने बगैर कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु नियमों का एक समूह होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमों का एक सेट ही प्रोटोकॉल है। यह विनिमय आमतौर पर दो कंप्यूटरों के बीच संवाद की तरह होता है। एक्सचेंज अक्सर क्लाइंट के साथ सर्वर पर सिग्नल भेजने के साथ प्रारंभ होता है। आप देखिए, जैसे दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट हैं, तो प्रीवियस क्लास में भी हम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें एक आपका क्लाइंट होता है और एक आपका सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है? सर्वर सर्विस को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट क्या करता है? सर्विस की मांग करता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का समूह ही प्रोटोकॉल कहलाता है। इन नियमों यानी प्रोटोकॉल्स को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी IEEE द्वारा प्रकाशित किया गया है और RFC 791 में उल्लेखित है। अब इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें भाई प्रोटोकॉल, तो हम समझ गए कि भाई नियमों का सेट होता है प्रोटोकॉल हमारा, बट ये कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार का डेटा संचारित होता है। इसलिए भिन्न डेटा प्रकार के लिए भिन्न भिन्न इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं। यानी अलग अलग डेटा प्रकार के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया है, जिनके द्वारा केवल विशेष प्रकार का डेटा ही संचारित हो सकता है या संचारित किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स का निर्माण हुआ है। अब एक एक करके सबको समझेंगे। जैसे पहला प्रोटोकॉल हमारा है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि TCP/IP क्या करता है, आखिर इसका काम क्या होता है। फिर देखिए FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये भी हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही IMAP होता है, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होना चाहिए, है ना। तो IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, कई बार इंस्टेंट भी लिखा जाता है, बट याद रखना है ज़्यादातर इसका जो सही फुल फॉर्म है वो आपका होगा इंटरनेट। ठीक है ना, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। UDP यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। UCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद में बहुत सारे जैसे गोफर हो गया, इथरनेट हो गया, है ना, यूजनेट हो गया, टेलनेट हो गया, ये सब प्रोटोकॉल के बारे में भी आगे हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे TCP/IP क्या होता है। देखिए, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये दोनों साथ साथ ही क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे।
इसका उपयोग डेटाग्राम को सही क्रम निर्धारण करने के लिए किया जाता है। चूंकि डेटाग्राम अलग अलग आकार, रास्ता, समय तय करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो उन्हें प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में डिलीवर करने से पहले एक क्रम में जोड़ने का काम भी टीसीपी ही करता है। समझे नहीं? आप जब इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, किसी भी आप कंटेंट को सर्च करते हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो टीसीपी आईपी होता है। ये प्रोटोकॉल हमारा क्या है? इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखिए, जैसा आपको पता है, जो भी डेटा हमारा इंटरनेट पर ट्रेवल करता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाता है, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं कि जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसफ़र करती है। तो जो भी डेटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित होता है। यस या नो? हाँ, वो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित हो जाएगा। ये छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करने का काम कौन करेगा? तो सर ये टीसीपी करेगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, इस पूरे ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी टीसीपी के पास होती है। और टीसीपी जो होता है इसको डेटाग्राम में कन्वर्ट करता है। तो इसका उपयोग डेटाग्राम को सही क्रम निर्धारण करने के लिए किया जाता है। चूंकि डेटाग्राम अलग अलग आकार, रास्ता, समय तय करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं जहां उनको पहुंचना होता है, तो उन्हें प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में डिलीवर करने से पहले एक क्रम में जोड़ने का काम भी टीसीपी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आईपी क्या करता है? यह अपना कार्य आईपी के साथ मिलकर करता है। यानी यह जो आपका टीसीपी है ये अपना काम आईपी के साथ मिलकर करता है, और जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट नाम यानी आईपी एड्रेस निर्धारित करता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी भी कहते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। तो अभी हमने टीसीपी का मतलब समझा है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो पूरा का पूरा टीसीपी के हाथ में होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम ये समझें, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये नियम ही डेटा का संचरण निर्धारित और शासित करने का काम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम भारतीय डाक सेवा के समान ही काम करता है। जैसे भारतीय डाक सेवा होता है ना, उसी प्रकार से कुछ हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। जब कंप्यूटर सोर्स से, यानी जब एक कंप्यूटर सोर्स से दूसरे कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन में कोई फाइल भेजता है, कोई डेटा फाइल भेजा जाता है, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भेजा जाता है। इन टुकड़ों को आईपी पैकेट या डेटाग्राम कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई फाइल इंटरनेट पर ट्रांसफर होती है तो वो फाइल पैकेट्स में विभाजित हो जाती है। इन्हीं पैकेट्स को, जो छोटे छोटे पैकेट्स बन गए हैं, जैसे एक फाइल है, इसके छोटे छोटे पैकेट्स बन गए हैं, इन पैकेट्स को ही आप आईपी पैकेट्स कह सकते हैं या डेटाग्राम भी आप कह सकते हैं। और प्रत्येक डेटाग्राम में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है। यानी प्रत्येक डेटाग्राम में जिसने भेजा है उसका आईपी और जिसके पास ये फाइल जानी है उसका आईपी यहाँ पे होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल डिलीवर करने का काम करता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो केवल डिलीवर करने का काम करता है। इसका प्रेषक यानी कंप्यूटर, होस्ट और प्राप्तकर्ता सोर्स कंप्यूटर से प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं रहता है। डेटाग्राम का क्रम निर्धारण एक अन्य प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी द्वारा किया जाता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से टीसीपी आईपी कहा जाता है। टीसीपी के अलावा यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल होता है। तो यूडीपी का फुल फॉर्म आप सबको याद रखना है। अब अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने टीसीपी आईपी को समझा, मेनली आप एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो टीसीपी आईपी होता है एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा जब हम ट्रांसफर करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि डेटा को हमें पैकेट्स में विभाजित करना है। ठीक है, उस पैकेट्स का सबको आईपी एड्रेस अलॉट करना है, और आईपी एड्रेस जो होता है वो गंतव्य तक लेकर जाता है कि आपको जाना कहाँ पे है। तो ये दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको टीसीपी आईपी के नाम से जाना जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इनको कहा जाता है। अब अगर हम इस आईपी की बात करें, भाई जो आईपी एड्रेस होता है हमारा वो कितने टाइप का होता है, तो IPv4 और IPv6 ये दो टाइप होते हैं आपके आईपी के। इंटरनेट में लाखों करोड़ों कंप्यूटर यानी नोड्स जुड़े रहते हैं, और असीमित डेटा का आदान प्रदान हर रोज होता रहता है। सही डेटा को सुरक्षित सही प्राप्तकर्ता यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सही और सार्वभौमिक पहचान की आवश्यकता पड़ती है।
इस पहचान को ही आईपी एड्रेस कहा जाता है। इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट पर, यानी नोड्स का मतलब यहाँ पे होता है जो आपका क्लाइंट है ना, एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर से डिमांड करेगा, डेटा को लेने के लिए मांग करेगा। तो बहुत सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पर अगर हम एक यूनिक आईडी यानी यूनिक अगर हम आईपी नहीं देंगे तो हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि मुझे जाना कहाँ है। दुनिया भर में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतना सारा सर्वर हैं, तो हमें कहाँ जाना है उसकी अपनी एक पार्टिकुलर पहचान होनी चाहिए। और वो पहचान कौन बताता है? आईपी एड्रेस बताता है। ठीक है, जो प्रत्येक कनेक्टेड कंप्यूटर का विशिष्ट पता कहलाता है, यानी जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक विशिष्ट आईपी एड्रेस होता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है इसका बंटवारा IPv4 और IPv6 के मानकों के आधार पर किया जाता है। यानी जो हमारा आईपी एड्रेस है अब ये दो प्रकार का होता है, एक IPv का मतलब यहाँ वर्जन है, तो एक IPv वर्जन 4 है और एक IPv वर्जन 6 है। तो दो प्रकार के आईपी एड्रेस हो गए हैं। ये दो प्रकार के आईपी एड्रेस किस टाइप के होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है इसको भी समझेंगे। अभी आपके सामने एग्जांपल है IPv4 का, ये आपका IPv4 है। देखिए IPv4 जो आपका होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें ये समझना है कि ये डॉट से इसको जो है अलग किया जाता है। इसमें क्या है ना, डॉट का यूज किया जाता है। और एक जो हमारा ये पॉइंट होता है पूरा, एक जो ब्लॉक आप कह लो, ये 8 बिट का होता है। ये 8 का होगा, ये वाला भी 8 का होगा, ये वाला भी 8 बिट का होगा, ये वाला भी 8 बिट का होगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये 32 बिट का होता है, बराबर 4 बाइट भी आप कह सकते हैं। 32 बिट या 4 बाइट का होता है। तो अभी क्या समझे, IPv4 हमारा 32 बिट का होता है या 4 बाइट का आप कह सकते हैं। एक ब्लॉक जो इसमें होगा वो 8 बिट का होगा। 4 ब्लॉक में होता है तो 8 चौको 32 होते हैं, 32 बिट का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सब में न्यूमेरिक वैल्यू होती है। IPv4 सबसे ज्यादा उपयोग वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसे 1970 में विकसित किया गया था। कब? 1970 में इसको डेवलप किया गया था IPv4 को। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है, चौथा वर्जन है। यह 32 बिट फॉर्मेट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। 32 बिट का होता है, जो कुछ इस प्रकार से 123.123.123.1 इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार दिखाई देता है। प्रत्येक तीन संख्या समूह में 0 से 255 के बीच में संख्या दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका आईपी एड्रेस बनाए जाते हैं, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि IPv4 में कुल इतने आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं। टोटल आईपी एड्रेस की संख्या इतनी बनाई जा सकती है, और जो हम इंसानों की संख्या से लगभग आधे के बराबर है। ठीक है, यानी IPv4 एड्रेस के द्वारा इतने अलग अलग आईपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सबको एक यूनिक आईपी अलॉट करना होता है, एक यूनिक आईपी देना होता है। तो इस प्रकार से इतने आईपी आपके बनाए जा सकते हैं। अब देखिए IPv4 में उपलब्ध कुल आईपी एड्रेस 4.30 बिलियन आईपी एड्रेस की संख्या भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा 4.30 बिलियन आईपी एड्रेस ही अलॉट किए जा सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए ये पर्याप्त नहीं है। सबके लिए अलॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी डिवाइसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और एक इंसान औसत 2 या 2 से अधिक डिवाइसों का उपयोग कर रहा है। औसतन देखें तो एक इंसान कम से कम 2 डिवाइस का यूज कर रहा है, तो उसके पास 2 आईपी एड्रेस तो हो ही गए, है ना। तो 4.30 बिलियन आईपी एड्रेस का निर्माण हो सकता है IPv4 से। इसलिए इतने सारे डिवाइसों को आईपी एड्रेस असाइन करने की क्षमता इंटरनेट प्रोटोकॉल के चौथे संस्करण में नहीं है। यानी IPv4 जो है वो इतने सारे लोगों को आईपी एड्रेस, इतने सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या था? IPv6 को लाना था। अब IPv6 क्या करेगा? इनसे कई गुना ज्यादा आईपी एड्रेस को अलॉट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम IPv4 पर हैं और अभी 4 के हम कुछ टाइप समझते हैं। ये क्लास आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई क्लास समझाओ, आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। जैसे आपके सामने आ जाए कि 192.168.1.1 आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो ये क्लास आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्लास हम लोग कैसे समझेंगे? तो आईपी एड्रेस क्लास ए, अगर कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो उसे कैसे आप जानोगे? तो ये जो आईपी एड्रेस होता है इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 126 होती है। जैसे यहाँ 192 दिया गया है तो ये 192 126 के आगे चला गया, तो ये आईपी एड्रेस
ए क्लास में नहीं आएगा। यानी 192 से ये शुरू हुआ है और यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर 126 तक ही ए क्लास में आ सकता है, ठीक है। और यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट के लिए हम यूज करते हैं। बस आपसे क्लास पूछेगा ओनली एग्जाम में, बाकी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में क्या होगा, 128 से लेकर 191 में क्लास हमारा बी में आ जाएगा। तो 192 क्लास बी में भी शामिल नहीं हो पाया क्योंकि 128 से लेकर 191 तक क्लास वी में रहते हैं। क्लास सी में 192 से 223 यानी 192 से 223 तक क्लास सी में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल इस प्रकार से बनेगा 192.1.1.1 ऐसे यहाँ पे समझ में आया। अब अगर क्लास डी की बात करें तो क्लास डी हमारा 224 से 239 के बीच में रहेगा। 224 से 239 के बीच में क्लास आपका डी हो सकता है और रिजर्व रहता है किसके लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। फिर 240 से 54 के बीच में जो होगा ये हमारा क्लास ई में आ जाएगा। कौन सा क्लास ई में आ जाएगा, और दिस क्लास इज रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस से इस क्लास को रिजर्व किया जाता है, इस आईपी एड्रेस को रिजर्व रखा जाता है। तो बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। 192 जो यूज होता है ये किसके लिए होता है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होता है ना। लोकली कोई नेटवर्क हम अगर बना रहे हैं तो अधिकांश वहां पर आपने देखा होगा 192 से स्टार्टिंग होती है। 192.1.1 या 192.168.1.1 ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये लोकल एरिया के लिए होता है। और 128 टू 191 यूज्ड फॉर मीडियम साइज नेटवर्क, ये मीडियम साइज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके क्लास कौन कौन से हैं और किस क्लास में कहां तक की रेंज होती है। क्लास ए में 1 से लेकर 126 तक, क्लास बी में 128 से 191 तक, ठीक है। तो आप आईपी एड्रेस को देख करके बता दोगे कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। उसके शुरुआत के 3 लेटर देखना है, अगर इसमें से आते हैं या इसके बीच में 192 से 223 के बीच में कोई भी आ जाएगा तो समझ लेना क्लास सी का वो आईपी एड्रेस है। अब हम लोग बात करेंगे IPv6 की। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि भाई IPv6 को क्यों लाया गया है। तो दोनों ही IP, लेकिन वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों में अंतर है। वो 4.30 बिलियन ही आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, बना सकता है, बट IPv6 जो है वो और अधिक बना सकता है क्योंकि संख्या बढ़ रही है ना, इसलिए डिवाइसेस की। तो IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को IPv4 के अपग्रेड वर्जन के रूप में द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF द्वारा 1998 में विकसित किया गया था। IPv6 को IPv4 के अपग्रेड वर्जन यानी इसको अपग्रेड किया गया है और इसको डेवलप किसने किया, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF ने 1998 में विकसित किया। क्योंकि 90 के दशक से इंटरनेट का वाणिज्यीकरण होने से इंटरनेट और इंटरनेट डिवाइसेजों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। यानी इंटरनेट और इंटरनेट डिवाइसेज की संख्या काफी बढ़ गई है और संख्या बढ़ेगी तो सबको एक आईपी एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो IPv4 से वो सब संभव हो नहीं पाया था, यानी हो नहीं पा रहा, इसलिए IPv6 को अलॉट किया गया, जिसके कारण IPv4 द्वारा सभी डिवाइसों को आईपी एड्रेस आवंटन करना क्षमता से बाहर कार्य साबित हो गया, है ना। इसलिए एक व्यापक सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जिसका परिणाम IPv6 हो गया। इसलिए IPv4 को अपग्रेड किया गया और IPv6 बना दिया गया है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो गया है। तो इसमें क्या है, IPv6 128 बिट का फॉर्मेट है, ये पहले समझना है। अभी IPv4 आपने पढ़ा वो 32 बिट का था, अब IPv6 कितने का है, 128 बिट का है। आईपी एड्रेस का आवंटन करता है, यानी 128 बिट फॉर्मेट में आईपी एड्रेस का आवंटन करता है। जो भी आईपी एड्रेस मिलेगा वो 128 बिट वाला मिलेगा। इसका मतलब है इसके द्वारा सैद्धांतिक रूप से 2 की पावर 128 आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं, जो लगभग 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38 के बराबर संख्या होगी। इतनी आईपी एड्रेस अलॉट किए जा सकते हैं। यह IPv4 के 4.30 बिलियन आईपी एड्रेस से कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा आईपी एड्रेस यहां से असाइन कर दिए जाएंगे, अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उस पर भी अभी मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ा और समझाते हैं पहले। IPv6 में आईपी एड्रेस को 8 ग्रुप में बनाया जाता है। पहली बात, इसमें 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हेक्साडेसिमल विधि से 4 ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
प्रत्येक ग्रुप को कॉलन द्वारा अलग रखा जाता है। उसमें क्या था, केवल उसमें आपका डॉट था, यानी उसमें यहाँ पे डॉट यूज किया गया था, यहाँ कॉलन का यूज किया जाएगा। इसके द्वारा ज्यादा जटिल और बड़े आईपी एड्रेस का निर्माण मुमकिन है, इसलिए इसे आईपीएनजी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है, यानी भविष्य का आईपी माना जाता है। IPv6 आईपी एड्रेस, चलो ठीक है, ये तो इंग्लिश में हो गया, आप इसको समझ सकते हैं जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखो ये एग्जांपल दिया गया है IPv6 का। IPv6 में क्या बताया गया है, IPv6 में यहां पे बताया गया है कि इसमें ब्लॉक की संख्या कितनी होगी। देखो एक ब्लॉक ये वाला आपका हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये वाला हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। टोटल 8 ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक जो होगा वो 16 बिट का होगा, 16 बिट का होता है एक ब्लॉक। तो 16 बिट का एक होगा, टोटल 8 ब्लॉक होते हैं तो कितने का हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस 128 बिट का हो जाएगा, या 16 बाइट का कह सकते हैं। बाइट में पूछें तो 16 बाइट बता देना है, ठीक है। तो एक ब्लॉक हमारा 16 बिट का होता है, और अगर हम देखें पूरा आईपी एड्रेस 128 बिट का होता है, लेकिन जब बाइट में पूछेंगे तो टोटल हमारा 16 बाइट का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो एक ब्लॉक होता है छोटा सा, जैसे इसमें देखोगे आप 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो एक डिजिट जो होगा ना 4 बिट का होगा। कितने का होगा, एक डिजिट 4 बिट का होगा। एक ब्लॉक में 4 डिजिट होते हैं तो 16 बिट हो जाएंगे। तो 16 16 16 के ऐसे 8 हमारे ब्लॉक होते हैं, 128 का हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। IPv6 के फायदे यानी एडवांटेज क्या है, थोड़ा इन पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखो IPv एड्रेस की ज्यादा संख्या इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि इसमें ज्यादा हम आईपी एड्रेस को अलॉट कर सकते हैं, जो इसे इसके पिछले संस्करण IPv4 से अलग करता है। ज्यादा संख्या के अलावा भी इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अब थोड़ा काम की बात सीखो, यहां से एग्जाम में पॉइंट बनेंगे वो हमने यहां नोट कर दिए हैं। जैसे IPv4 कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है, ठीक है। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। यदि बाइट में पूछें तो IPv4 4 बाइट का हो जाएगा, और 6 कितने का हो जाएगा, 16 बाइट का होता है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे इंग्लिश में लिख गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर दिया है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसका PDF मिलेगा, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, और जो हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं। देखिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है। कौन सा प्रोटोकॉल, FTP। ये है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी अब हम बात करेंगे FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये फाइल को यानी इस प्रोटोकॉल का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग सबसे अधिक वेब सर्वरों पर वेब पेज अपलोड करने में होता है, ताकि वेबसाइटों के जरिए इन्हें प्रकाशित किया जा सके, और इसके द्वारा मल्टीमीडिया से लेकर साधारण टेक्स्ट फाइल आसानी से और तेजी गति से यानी तेज गति से अपलोड डाउनलोड की जा सकती है। तो याद रखना है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम होता है FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला प्रोटोकॉल हमारा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, तो HTTP के द्वारा वेब सर्वरों से डेटा आदान प्रदान करने के नियम तय किए जाते हैं। इस प्रोटोकॉल के आधार पर वेब ब्राउजर पता लगाता है कि डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप जब किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट तक पहुंचाने का काम HTTP ही करता है, अर्थात उसे डाउनलोड करने के लिए किन मानदंडों का पालन करना होगा। आजकल HTTP का सुरक्षित संस्करण, जिसे HTTPS कहते हैं, का इस्तेमाल होता है, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यह SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा सुरक्षित होता है। तो HTTP भी सिक्योर जो वर्जन होगा उसमें यस लगा होगा, और S का मतलब होता है सिक्योर, उसमें SSL सिक्योरिटी होती है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTP अगर हम बात करें पोर्ट नंबर की तो 80 का इस्तेमाल करता है, जबकि HTTPS 443 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इनक्रिप्टेड HTTP का पोर्ट नंबर 443 होता है। अब देखो, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो ब्राउजर में, तो आपने अक्सर देखा होगा
एक में होता है HTTPS, किसी किसी में HTTP दिया रहता है। तो देखो यहां S दिया गया है, इस S का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिक्योर, यानी ये सिक्योर है। और केवल HTTP दिया गया है तो ये नॉट सिक्योर है, तो ये सिक्योर नहीं माना जाएगा। तो याद रखना है, जिसमें यस लग जाएगा वो सिक्योर हो जाएगा, जिसमें यस नहीं लगा होगा वो सिक्योर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब S का मतलब सिक्योर, यहाँ पे क्या होता है, एक SSL सर्टिफिकेट होता है जो लेना होता है, तभी ये लॉक यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब होता है, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आप यहाँ लॉक पर क्लिक करके सिक्योर सॉकेट लेयर पूरा आप इसका सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। ओके, वो वहाँ पे पता लग जाता है। अगला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है IMAP। अगर हम IMAP की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का फुल फॉर्म। IMAP एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है। कैसा, एक स्टैंडर्ड ईमेल का प्रोटोकॉल है जो ईमेल को मेल सर्वर पर स्टोर करता है, मगर प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने और संपादित करने की वही सुविधा मुहैया करा देता है। यानी ये ईमेल को मेल सर्वर पर ही स्टोर रखता है और प्राप्तकर्ता वहीं पढ़ सकता है, सीधे मेल स्टोर से ही सीधे पढ़ सकता है। जैसे मैसेज उसके डिवाइस में ही मौजूद हो, इस प्रकार से वो सीधे वहीं से पढ़ सकता है। मीन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। IMAP के थ्रू वो सीधे ही सर्वर से आपको मैसेज पढ़ने की अनुमति प्रोवाइड कर देता है। यह प्रोटोकॉल रिमोट मेल सर्वर की तरह काम करता है। IMAP की फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अगर हम बात करें IMAP पोर्ट नंबर कितना होता है, तो 143 का इस्तेमाल करता है। इनक्रिप्टेड अगर है तो ये 993 का इस्तेमाल करता है। IMAP जो है, यानी अगर इनक्रिप्टेड है तो 943 का, और अगर इनक्रिप्टेड नहीं है तो 143 का पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोटोकॉल हमारा होता है SMTP, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। SMTP एक लोकप्रिय ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग IMAP से भी ज़्यादा होता है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल को भेजने के लिए नियमों का निर्धारण होता है, जिनके आधार पर ही मेल से भेजे जाते हैं। तो SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए सारे नियम यहाँ लिखे होते हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर, और जब हम किसी मेल को भेजते हैं तो भेजने के लिए यही प्रोटोकॉल हमारा काम में आता है, जिसका नाम है SMTP। SMTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है, लेकिन इनक्रिप्टेड है तो 587 पोर्ट नंबर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बट कभी कभी इनक्रिप्टेड में 465 पोर्ट नंबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है POP, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। POP का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। इस प्रोटोकॉल का POP3 अर्थात तीसरा संस्करण प्रचलन में है, यानी आज की डेट में हम लोग POP3 का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जो ईमेल प्राप्त करने का एक मानक प्रोटोकॉल बन चुका है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से यूजर ऑफलाइन भी मेल को पढ़ सकता है, ऑफलाइन रह करके भी आप मेल को पढ़ सकते हैं। इसमें सर्वर से ईमेल डाउनलोड करते समय केवल इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब सर्वर से एक बार आपने मेल डाउनलोड कर लिया, अब ऑफलाइन भी इसे पढ़ा जा सकता है। POP प्रोटोकॉल में हमें ईमेल को पढ़ने के लिए स्थायी इंटरनेट यानी परमानेंट इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार ईमेल डाउनलोड हो जाने के बाद हम इन्हें बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पढ़ सकते हैं। जबकि IMAP में क्या होता है, डाउनलोड करने की परमिशन नहीं है, आप सर्वर के थ्रू डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, वहीं पर सीधे पढ़ सकते हैं। POP3 के माध्यम से ईमेल डाउनलोड होगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, POP3 पोर्ट नंबर 110 का इस्तेमाल करता है, और अगर हम एन्क्रिप्टेड की बात करें यानी सिक्योर है तो 995 का इस्तेमाल करता है। अगला पॉइंट है SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल दो डिवाइसों के बीच संचार करने का प्रोटोकॉल होता है। इन डिवाइसों को आपस में एक दूसरे से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके बाद ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो दो डिवाइसेस के बीच आपस में कोई संचार करना है तो वो SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक धीमा और कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग बहुत ही कम होता है। यह TCP/IP का ही एक रूप है। SLIP का पूरा नाम सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रोटोकॉल हमारा है PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर बहु प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यानी आप इस प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉलों का डेटा
ट्रांसफर कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉलों का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू। यह भी प्रचलन से बाहर हो चुका है, मगर अभी कहीं कहीं DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और मॉडेम को जोड़ने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो SNMP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसों का प्रबंध और मॉनिटर करने के लिए उपयोग होता है। इससे लगभग नेटवर्क में शामिल सभी हार्डवेयर उपकरणों, रूटर, स्विच, यहाँ पे राउटर होगा सॉरी, स्विच, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, गेटवे आदि द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें SNMP नेटवर्क के कितने भाग हैं, तो इसके प्रमुख भाग यहाँ पे देखिएगा। SNMP एजेंट, SNMP मैनेजमेंट डिवाइस एंड रिसोर्स, SNMP मैनेजर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो ये 4 भागों में बटा होता है आपका SNMP प्रोटोकॉल। SNMP का मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रोटोकॉल है UDP। इसका मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो UDP का इस्तेमाल TCP की तरह ही किया जाता है। इसके द्वारा लो लेटेंसी तथा लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन बनाए जाते हैं। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इसे सामूहिक रूप से UDP IP भी कहते हैं। UDP की फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती है। अगला प्रोटोकॉल हमारा है MIME यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME मूलभूत ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फाइल्स का आदान प्रदान करने के लिए होता है। ये फाइल्स ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा साधारण ASCII टेक्स्ट फाइल होती हैं। MIME की फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। तो फुल फॉर्म अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। उसके बाद दिया गया है UUCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब होता है UUCP यानी यूनिक्स प्रोग्राम्स एक ऐसा सेट है, UUCP यूनिक्स प्रोग्राम एक ऐसा सेट है जिसके द्वारा एक यूनिक्स सिस्टम से दूसरे यूनिक्स सिस्टम में फाइल प्रेषित की जाती है। यानी एक यूनिक्स सिस्टम से दूसरे यूनिक्स सिस्टम में फाइल को प्रेषित करने के लिए UUCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कमांड्स भी भेजी जाती है जो उस सिस्टम पर जाकर एग्जीक्यूट की जा सकती है। UUCP की फुल फॉर्म यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल होती है। अगला प्रोटोकॉल हमारा है गोफर। गोफर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूजर को दुनिया भर की जानकारी एक हायरार्किकली रूप में प्रस्तुत करता है। यूजर अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक पसंद कर सकता है और हाइपरलिंक के माध्यम से उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा विकसित किया गया, जिसका नामकरण इस विश्वविद्यालय की खेल टीम के नाम गोल्डन गोफर के आधार पर हुई। यानी गोफर प्रोटोकॉल जो हमारा है, इसका जो विकास हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के द्वारा किया गया और जिसका नाम उसके विश्वविद्यालय के खेल टीम के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था गोल्डन गोफर। तो गोल्डन गोफर के नाम से ही गोफर शब्द लिया गया है। यह सिस्टम आज के www के समान ही था, मगर इसके विकास के साथ ही गोफर का प्रचलन बंद सा हो गया। जैसे ही www आ गया तो इसका प्रचलन समाप्त हो गया। गोफर ब्राउजर तथा फाइल्स टेक्स्ट पर आधारित होती थी, यानी ये केवल टेक्स्ट बेस्ड थी, यहाँ पर कोई इमेज कोई ग्राफिक नहीं था, टेक्स्ट बेस्ड फाइल थी। आज गोफर का सारा कंटेंट वेब से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटोकॉल आपका पहले यूज होता था, हालांकि आज की डेट में ये आपका काम नहीं करता है। अगला प्रोटोकॉल हमारा है ईथरनेट। तो ईथरनेट वह परंपरागत तकनीक है जिसके द्वारा तार वाले यानी वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। जहां पर भी ईथरनेट शब्द आएगा आप समझ लेना तार वाले यानी वायर्ड की बात की जा रही है। यह प्रोटोकॉल तय करता है कि नेटवर्क पर डिवाइस एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करेंगे। यानी जो डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं तार के थ्रू, तो ईथरनेट ही उनको कनेक्ट करवाता है, ठीक है। ये तय करता है कि वो डिवाइस किस प्रकार से कनेक्ट होंगे और किस प्रकार से कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेट करेंगे, ताकि अन्य डिवाइसेस डेटा को पहचान सकें, प्राप्त कर सकें और प्रोसेस कर सकें। यह केवल भौतिक होती है, फिजिकल अथवा इनका अस्तित्व होता है जिनके भीतर डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये बायर होते हैं, तो बायर के थ्रू क्या होता है, डेटा हमारा ट्रांसफर करता है, ट्रेवल करता है, जिसको हम ईथरनेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके सामने एक ईथरनेट केबल है जो ईथरनेट यानी जो लैन पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, इस लैन पोर्ट से कनेक्ट की गई है। तो यहाँ एक कैसी केबल है, एक ईथरनेट केबल है। अगला है आपका यूजरनेट।
तो यूजनेट जो न्यूज भी कहते हैं, इसे न्यूज भी कहते हैं, एक न्यूज प्रोटोकॉल जिसका उपयोग न्यूज और ऑनलाइन फॉर्म पर किया जाता है। इसके लिए NNTP यानी नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए वेब फॉर्म तथा कंपनीज फॉर्म को कंट्रोल किया जाता है। यूजनेट कई भागों में विभाजित रहता है, प्रत्येक भाग अलग अलग विषय पर चर्चा को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चाओं को देखता है, जैसे SCI जो होता है वो विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा को देखता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग जो है भाग होते हैं। अगला प्रोटोकॉल हमारा है टेलनेट। तो वर्चुअल कंप्यूटरों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल होता है हमारा टेलनेट। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसे कहते हैं। इसके द्वारा रिमोट कंप्यूटर पर कार्य करने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। रिमोट कंप्यूटर यानी आप लॉगिन करके काम करते हैं ताकि एक यूजर रिमोट सिस्टम पर लोकल सिस्टम की भांति काम कर सके। आप ऑनलाइन किसी नेटवर्क पर, ऑनलाइन किसी सर्वर पर रिमोटली उसको एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं और तब काम करते हैं, तो वहां पर ये हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल काम में आता है या लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद में क्लास को समाप्त करेंगे। अगर हम www की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम होता है, यानी www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप अगर W3 लिख देंगे तभी इसका मतलब हो जाएगा www, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं दुनिया भर में वो सब एक वेब सर्वर में होती हैं। अब ये वेब सर्वर एक ही नहीं होता है, बहुत सारे वेब सर्वर अलग अलग होते हैं। सबके कलेक्शन को www कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो www एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी www को आप एक सर्विस मान सकते हैं। इसका इस्तेमाल से हम दुनिया भर में जितने भी रिसोर्स हैं, इंटरनेट पर जो डेटा है उसको देखने का काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम वर्नर्स-ली ने किया था। टिम वर्नर्स-ली ने 1989 में इसका आविष्कार किया था। इसलिए टिम वर्नर्स-ली को www का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ www, टिम वर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक अहम हिस्सा है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके यूजर दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट में मौजूद जानकारी को एक्सेस कर सकता है। यानी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, www का यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी यूजर को CCC BYFST की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना है तो आप ब्राउजर में क्या टाइप करेगा, www.ccc.byfst.com दर्ज करेगा और सीधे वेबसाइट में प्रवेश कर सकता है, सीधे वेबसाइट पर जा सकता है। तो www एक मानक स्टैंडर्ड हो गया एक प्रकार से। हमें अगर वेबसाइट पर जाना है, हमें इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाना है तो www ही काम करेगा। और इसका इस्तेमाल भी व्यक्ति मुफ्त में कर सकता है, फ्री में कर सकता है, सभी डिवाइसेस पर फ्री में ये काम करेगा। देखिए अब www के इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ www। www का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इसका आविष्कार 1989 में टिम वर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। टिम वर्नर्स-ली को www का पिता भी कहा जाता है। ये